हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने MPPSC मेंस की पेपर 3 की यूनिट नंबर 4 में से कंप्यूटर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम आज सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने वाले हैं। यदि गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के संचालन को संभव बनाते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब जो कंप्यूटर को चलाने में सक्षम बनाता है कंप्यूटर को, उन्हें क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये प्रोसेसिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला होती है जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं तथा विभिन्न हार्डवेयरों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। तो ये क्या होते हैं? यह प्रोग्रामिंग भाषा के द्वारा लिखे गए निर्देश या फिर कमांड या इंस्ट्रक्शन की श्रृंखला होते हैं जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करते हैं तथा विभिन्न हार्डवेयरों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वह होते हैं विशेषीकृत सॉफ्टवेयर और सामान्य सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी का कोई टाइप नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के संचालन को संभव बनाता है उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला होती है जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करती है और विभिन्न हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करती है। पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करते हैं और उन्हें कार्य के लायक बनाने रखने के लिए तैयार करते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके मूलभूत कार्य को संपन्न कराते हैं जो, और उनको कार्य करने के लायक बनाए रखने के लिए तैयार करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों को नियंत्रित करते हैं, समन्वय करके और महत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हैं तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? हार्डवेयर जितने भी यंत्र हैं उनका नियंत्रण करते हैं, समन्वय कर महत्व उपयोग सुनिश्चित करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। इन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, एक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। पहले आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामों का वह समूह जो हार्डवेयर को प्रबंधित और संचालित करता है। तो जो हार्डवेयर को प्रबंधित और संचालित करता है उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। तो ये क्या करते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए एंड्रॉयड, विंडो, ब्लैकबेरी, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि समूह जो हार्डवेयर होते हैं उनको प्रबंधित और संचालित करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड, विंडो, ब्लैकबेरी, लाइनेक्स और यूनिक्स। नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। मानवीय भाषा जिसे उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है उसको मशीनी भाषा अर्थात निम्न स्तरीय भाषा में व मशीन भाषा को मानवीय भाषा में अनुवादित करने वाले सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते हैं। किस में कर देंगे? तो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में, या फिर मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में, या मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में जो ट्रांसलेट करते हैं, अनुवादित करते हैं, उन ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हमारे दूसरे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आमतौर पर ऐसे प्रोग्राम कई अलग अलग स्थानों पर एक ही तरह का कार्य करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड और MS एक्सेल। ये क्या होते हैं? अलग अलग स्थानों पर एक ही तरह के कार्य करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए
पृष्ठभूमि पर ही कार्य कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा तैयार की गई जो पृष्ठभूमि होती है उस पर ही कार्य कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं तथा आवश्यकता अनुसार इन्हें हटाया या जोड़ा जा सकता है। तो यह जो यूजर होता है उसकी आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, यदि वो चाहे तो रख सकता है वह हटा सकता है। उपयोगकर्ता या यूजर के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहले आते हैं विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो विशेषीकृत में क्या होता है, यह उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, विशेष आवश्यकताओं के लिए है, इसलिए क्या है विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसी और कार्य के लिए इनकी उपयोगिता नहीं होती, मतलब जिस विशेष कार्य के लिए बनाए गए हैं सिर्फ उसी विशेष कार्य के लिए ये यूज़ किए जाएंगे, किसी अन्य के लिए ये उपयोग नहीं होते। जैसे रेलवे आरक्षण हेतु तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, वायुयान नियंत्रण हेतु तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, तो उन्हीं के लिए काम में आता है। फिर आता है सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन्हें साधारण आवश्यकता हेतु बनाया जाता है, क्योंकि साधारण है, सामान्य है और अनेक उपयोगकर्ता इसके लाभ उठा सकते हैं। तो अनेक उपयोगकर्ता जो हैं वह इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। पहले आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में पत्र, रिपोर्ट, पुस्तकें आदि का निर्माण, संशोधन और आकार में परिवर्तन, व्याकरण और एप्लीकेशन को चेक करना आदि कार्य किया जा सकता है। जैसे विंडो का MS वर्ड और वर्डपैड, ये सब क्या होते हैं, सामान्य उपयोग के लिए होते हैं। आप इसमें पत्र लिख सकते हो, रिपोर्ट लिख सकते हो, पुस्तकें लिख सकते हो, निर्माण कर सकते हो, संशोधन और आकार में संशोधन, व्याकरण स्पेलिंग को चेक कर सकते हो, ऐसे कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस विंडो जैसे MS वर्ड और MS वर्ड का जो पैड है वो इसके उदाहरण आते हैं। फिर आता है स्प्रेडशीट। यह मुख्यतः सांख्यिकीय डाटा को टेबल और रो और कॉलम के रूप में विश्लेषित या वर्गीकृत करता है, जिसे विंडो या फिर MS एक्सेल कहा जाता है। तो ये क्या है स्प्रेडशीट, यह मुख्यतः ये सांख्यिकी गणना होती है, जो हमारी गणित वगैरह होती है उनके डाटा का टेबल, रो और कॉलम के रूप में विश्लेषित या वर्गीकृत करता है। ऑप्शन में या फिर इसका एग्जाम्पल होगा MS एक्सेल। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने, उनमें संशोधित करने और उनका वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे विंडोज़ का MS एक्सेल और स्टारबेस, ये सब क्या होते हैं, ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इनका प्रयोग किस में किया जाता है, डाटा को स्टोर करने, उन्हें संशोधित करने और उन्हें वर्गीकरण करने के लिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसमें आता है विंडोज़ का MS एक्सेल और स्टारबेस। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी आदि की सूचना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जैसे कि विंडोज़ का पावर पॉइंट। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशन देते हैं। तो किसी भी सम्मेलन में, बैठक में, संगोष्ठी वगैरह में हम अपने प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। और एग्जाम्पल में आ जाता है विंडोज़ का पावर पॉइंट। अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखांकन, व्यापारिक लेन देन और सामान्य प्रबंधन को सरल बनाया जाता है, जैसे कि टैली वगैरह हो गया। ये सब क्या होते हैं, अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखांकन कर सकते हैं, व्यापारिक लेन देन कर सकते हैं, सामान्य प्रबंधन को सरल बना सकते हैं, जैसे कि टैली। नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इसका प्रयोग कंप्यूटर और उसके सहयोगी उपकरण का प्रकाशन के कार्य में सहयोग करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पेज मेकर और कूल ड्रॉ। ये सब क्या होते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो कंप्यूटर और उसके जो सहयोगी उपकरण होते हैं उनका प्रकाशन के कार्य में सहयोग करता है, जैसे कि पेज मेकर और कोरल ड्रॉ। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इसमें कंप्यूटर द्वारा ग्राफ, चित्र, रेखाचित्र आदि का निर्माण, संशोधन और प्रिंट किया जा सकता है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप हो गया। ये सब क्या होते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका प्रयोग किस में किया जाता है, तो ग्राफ, चित्र, रेखाचित्र आदि के निर्माण में, संशोधन, प्रिंट करने के लिए और इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप हो गया। नेक्स्ट आता है कैड सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिज़ाइन तैयार करने, उनमें संशोधन करने, निर्माण की प्रक्रिया को समझने का कार्य किया जा सकता है, जैसे कि ऑटोकैड और ऑटोडेस्क। ये सब क्या होते हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिज़ाइन तैयार करने, उनको संशोधित करने, निर्माण करने की प्रक्रिया को समझाने का कार्य किया जाता है, ऑटोकैड और ऑटोडेस्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर क्या है? हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो पहले आवश्यकता के अनुसार देखेंगे हम। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना अति आवश्यक है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक नहीं है। यूज़र को चाहिए तो रखेगा, नहीं चाहिए तो हटा देगा। विकास, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको विकसित करना अधिक जटिल होता है क्योंकि कंप्यूटर के लिए अति आवश्यक है, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वह तुलनात्मक रूप से सरल तरीके से बनाए जा सकते हैं। कार्य क्या है? तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है यह हार्डवेयर को संचालित करके एप्लीकेशन को रन कराता है। तो क्या करता है? हार्डवेयर को पहले संचालित कराएगा और एप्लीकेशन को रन कराता है। लेकिन जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं यह उपयोगकर्ता या प्रयोगकर्ता द्वारा किए गए कार्य को ही कर सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो कस्टमाइज तरीके से देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनको कस्टमाइज किया जा सकता है। भाषा, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी भाषा निम्न स्तरीय होती है, अर्थात मशीन भाषा में बनते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वह जावा, C++ जैसे उच्च स्तरीय भाषा में इनको बनाया जाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है एंड्रॉयड और विंडोज़, लेकिन जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसमें आता है MS ऑफिस, टैली, एडोब, फोटोशॉप आदि। अब हमारा जो लास्ट बचा है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है, उनसे अशुद्धियों से दूर रखता है और सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये क्या करता है? कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है, उनकी अशुद्धियों को दूर करता है और विभिन्न सिस्टम में सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका प्रयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। यह कंप्यूटर की कार्य क्षमता और गति को बढ़ाते हैं। इन्हें सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इनके उदाहरण, इन्हें क्या कहा जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला आता है डिस्क फॉर्मेटिंग, दूसरा आता है डिस्क क्लीनअप, बैकअप प्रोग्राम, एंटीवायरस यूटिलिटी, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, फाइल मैनेजर, डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी। पहला है हमारा डिस्क फॉर्मेटिंग। इसके द्वारा कई मेमोरी डिस्क को प्रयोग से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाया जा सकता है। तो जो मेमोरी है हमारी उसका प्रयोग करके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाया जाता है। इसमें स्टोरेज डिवाइस के सभी सेक्टर की जांच की जाती है। तो पहले हम क्या करेंगे? उसी सिस्टम के अनुकूल बनाएंगे मेमोरी डिस्क को, फिर उसमें स्टोरेज डिवाइस के सभी सेक्टर की जांच करेंगे, खराब सेक्टर की पहचान की जाएगी तथा डिस्क का एड्रेस टेबल तैयार कर लिया जाएगा। और फिर क्या होगा? खराब को अलग कर देंगे और फिर डिस्क का एड्रेस टेबल तैयार कर लिया जाता है डिस्क फॉर्मेटिंग से। डिस्क क्लीनअप, इसके द्वारा मेमोरी डिस्क की अशुद्धियां और अनावश्यक प्रोग्राम एवं डेटा को हटाकर उनकी क्षमता में वृद्धि की जाती है डिस्क क्लीनअप में। इसमें क्या होता है? जो मेमोरी डिस्क होती है उसकी अशुद्धियां और अनावश्यक प्रोग्राम होते हैं, डाटा होते हैं, उनको हटाकर उनकी क्षमता में वृद्धि की जाती है। बैकअप प्रोग्राम, कंप्यूटर में लगी हुई मेमोरी डिस्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डाटा नष्ट हो जाने का डर बना रहता है, जिससे बचने के लिए डेटा को कंप्यूटर से अलग किसी मेमोरी डिस्क पर भी संग्रहित रखा जा सकता है। तो बैकअप क्या कर सकते हैं? यदि हमारी मेमोरी डिस्क क्षतिग्रस्त हो जाती है और पूरा डाटा नष्ट हो जाएगा, उससे बचने के लिए हम इसे क्या करते हैं? कंप्यूटर में एक अलग से मेमोरी डिस्क में उसको संग्रहित कर लिया जाता है, जिसे बैकअप प्रोग्राम कहा जाता है। एंटीवायरस यूटिलिटी, कंप्यूटर वायरस को निष्क्रिय करने और सिस्टम में खराबी उत्पन्न करने से बचाने के लिए तैयार किए गए जो सॉफ्टवेयर होते हैं
उनको एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये क्या है, एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम, जो कंप्यूटर को निष्क्रिय या खराब होने से बचाने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, उन्हें एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, यह डिस्क पर स्टोर किए गए विभिन्न फाइलों के बीच स्थित खाली स्थान को व्यवस्थित कर मेमोरी प्रबंधन को बेहतर बनाता है तथा डिस्क की गति को तीव्र करता है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, तो डिस्क पर जो स्टोर किए गए जितनी भी फाइलें होती हैं, डाटा होती हैं, उनके बीच में जो स्थित खाली स्थान होता है उसको व्यवस्थित कर देता है और मेमोरी प्रबंधन को बेहतर बनाकर डिस्क की तीव्र गति को बढ़ा देता है, क्योंकि वो अच्छे व्यवस्थित हो जाएंगे तो स्थान खाली हो जाएगा और डिस्क की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फाइल मैनेजर, फाइल और फोल्डर के प्रबंधन के लिए निर्मित सॉफ्टवेयर फाइल मैनेजर कहलाता है। तो क्या करता है, फाइल और जो फोल्डर है उनके बीच में प्रबंधन करता है, मैनेज करता है, तो उसे फाइल मैनेजर कहा जाता है। यह फाइल और फोल्डर की व्यू, एडिट, प्रिंट, मूव, कॉपी, डिलीट, मॉडिफाई करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, फाइल और फोल्डर को व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, मूव कर सकता है, कॉपी, डिलीट और मॉडिफाई करने की सुविधा प्रदान करता है। डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी, इसका प्रयोग फाइल के आकार को छोटा करने के लिए किया जाता है ताकि यह मेमोरी में कम स्थान ले और नेटवर्क पर कम समय में स्थानांतरित किया जा सके। इसे क्या कहा जाता है, डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी कहा जाता है। यह फाइल के आकार को छोटा कर देता है जिससे कि मेमोरी में कम जगह घेरता है और जल्दी से ही और कम नेटवर्क का प्रयोग करते हुए जल्दी से स्थानांतरित हो जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे पहले आता है हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज। यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए अनेक सॉफ्टवेयर का समूह होता है, पैकेज है। इसे उपभोक्ता को एक साथ प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि MS ऑफिस। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर पैकेज। इसमें एक से अधिक सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर का समूह होता है जो कि उपयोगकर्ता के साथ प्रयोग को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसे MS ऑफिस एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है रिटेल सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तथा जिसे उचित शुल्क चुकाकर प्रयोग में लाया जा सकता है, रिटेल सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो मतलब ये बेचने के लिए रखे गए हैं, बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है और उचित शुल्क चुकाकर मतलब हम कुछ ज़्यादा मूल्य देकर उनका प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें रिटेल सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि MS विंडोज़ और टैली आदि, ये सब क्या है, रिटेल सॉफ्टवेयर हैं। इसे ओवर द काउंटर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ओवर द काउंटर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है रिटेल सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट आता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन्हें इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि शेयरवेयर और फ्रीवेयर। ये सब क्या है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो पब्लिक के लिए रखे गए हैं, मुफ्त में, इनको अपने इंटरनेट में मुफ्त में प्राप्त कर सकते हो, तो उन्हें पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है शेयरवेयर और फ्रीवेयर। अब शेयरवेयर क्या होता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिनका बिना किसी शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये क्या है, इनका हमें कोई शुल्क जमा नहीं करना पड़ता, फीस नहीं देनी पड़ती और हम निश्चित समय तक इनका प्रयोग कर सकते हैं। ट्रायल अवधि समाप्त होने पर इनका शुल्क चुकाना पड़ता है। मतलब आपको फ्री में आपको 1 महीने का 2 महीने का ट्रायल दे दिया और उसके बाद आपने ट्रायल कर लिया, फिर उसके बाद आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा। जैसे कि क्या आता है, स्काईपे और विंगजिप, ये सब क्या होते हैं, शेयरवेयर होते हैं। एक समय तक ये शुल्क नहीं चुकाना पड़ता, निश्चित समय तक, लेकिन जब अवधि समाप्त हो जाती है ट्रायल की तो फिर आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा, जैसे कि स्काईपे और विंजिप। फ्रीवेयर क्या होते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि बिना किसी शुल्क चुकाए व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उन्हें कहा जाता है फ्रीवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो उनको हमें बिल्कुल भी शुल्क नहीं देना पड़ता और हम व्यक्तिगत यूज़ में इनका प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें फ्रीवेयर कहा जाता है। उदाहरण के लिए आते हैं एडोब, PDF और गूगल डॉक, ये सब क्या होते हैं, फ्रीवेयर होते हैं। डेमो सॉफ्टवेयर, डेमो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा नया सॉफ्टवेयर जारी करने से पूर्व प्रचार के दौरान
उस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसे डेमो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब एक कोई कंपनी है, उसने बहुत अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाया है, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या काम करता है, तो डेमो के लिए उपलब्ध करा दिया। तो नया सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जारी करने से पूर्व प्रचार के दौरान इसे सॉफ्टवेयर को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। इसे डेमो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ग्रुपवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर को सामान्य उद्देश्य के लोगों के लिए बनाया जाता है, उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। इस कारण से इससे कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर या फिर ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे कि ऑनलाइन चैट और ईमेल, ये सब क्या होते हैं, ग्रुपवेयर होते हैं। मतलब एक ग्रुप के लोग हैं, उनकी जैसी सुविधा है, उनकी जैसे उद्देश्य है, उनको ध्यान में रखकर इसको विकसित किया गया है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर कहा जाता है और ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा ऑनलाइन चैट और ईमेल। फर्मवेयर क्या होता है, इसका उपयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। फर्मवेयर हार्डवेयर की जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। यह हार्डवेयर की बचत करता है तथा इसके मूल्य में कमी लाता है। यह स्थायी मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये क्या होता है, फर्मवेयर होता है, जो कि हार्डवेयर के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। यह हार्डवेयर की बचत करता है और उनके मूल्य में भी कमी करता है। यह स्थायी मेमोरी में स्टोर रहता है। केरनेल, यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित संचालन का भाग होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। यह उपकरण का प्रबंधन सुनिश्चित करता है और इस सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड भी कहा जाता है। तो जो केरनेल है उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित संरचना वाला भाग है। यह सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है तथा उपकरण का प्रबंधन सुनिश्चित करता है। इसे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी कहा जाता है, केरनेल को। डिवाइस ड्राइवर, किसी विशेष हार्डवेयर को निर्देशित या नियंत्रित करने या फिर उपयोग के लायक बनाने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। तो ये क्या होती है, तो जो डिवाइस ड्राइवर है यह किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए है ना, तो किसी हार्डवेयर को निर्देशित, नियंत्रित करने और उपयोग के लायक बनाने के लिए जो उपयुक्त सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या कहा जाता है, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। लिंकर, यह वास्तव में वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। जो वास्तविक भाषा में लिखा गया प्रोग्राम है उसको क्या करता है, मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। तो इस प्रकार प्रयोग या प्राप्त होने वाले आउटपुट को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्टिव फाइल कहा जाता है। देखो जो वास्तविक भाषा है उससे प्रोग्राम को क्या कर रहा है, मशीनी भाषा में अनुवादित कर रहा है। तो अब जो आउटपुट हमें प्राप्त होगा उसे क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है। इसके बाद लिंकर नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। तो क्या करता है, जितने भी जो ऑब्जेक्टिव फाइल हैं उनको लिंक कर उठाता है और उनको सबको मिलाकर वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है लिंकर। लोडर, लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने या डालने का कार्य करता है। लोडर क्या करता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक, जो एग्जीक्यूटिव टेबल है उसको मेन मेमोरी में लोड करने का काम कौन करता है, लोडर करता है। यह एक निर्देशकों की श्रृंखला होती है जो प्रोग्राम को हार्डवेयर या फ्लॉपी में मेमोरी में भेजता है। ये क्या करता है, प्रोग्राम को हार्ड डिस्क या फ्लॉपी में की मेमोरी में भेजता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग होता है जो डिस्क पर पड़ी एग्जीक्यूटिव फाइल को मेन मेमोरी में लोड करता है और इसका क्रियान्वयन शुरू करता है। तो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है जो कि डिस्क पर पड़ी एग्जीक्यूटिव फाइल को मेन मेमोरी पर लोड करता है और उनका क्रियान्वयन शुरू करता है, लोडर। सॉफ्टवेयर संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली, पहले आता है टेस्टिंग। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां, एरर को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेस्टिंग कहलाती है। तो टेस्टिंग क्या है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां या एरर को ढूंढने की प्रक्रिया टेस्टिंग कहलाती है। फिर आती है बग्स, जो प्रोग्राम में होने वाली गलतियां होती हैं उन्हें बग्स कहा जाता है। बग्स के कारण सही परिणाम प्राप्त नहीं होते, तो जो गलतियां हैं उनको ढूंढना टेस्टिंग और जो गलतियां हैं उन्हें बग्स कहा जाता है और इन्हीं के कारण सही परिणाम प्राप्त नहीं होते। अब आता है डीबगिंग।
प्रोग्राम में गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। पैच, प्रोग्राम में होने वाली गलतियों के छोटे सॉफ्टवेयर की मदद से सही करना पैच कहलाता है। सामान्यतः प्रोग्राम में सिंटैक्स और जो लॉजिकल एरर होते हैं वो आते हैं, सिंटैक्स और लॉजिकल एरर होते हैं। पैच क्या है? तो जो गलतियां हैं उनको सुधारने के छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद की जाती है या मदद ली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पैच कहा जाता है। और सामान्यतः प्रोग्राम में क्या होते हैं? सिंटैक्स होते हैं और लॉजिकल एरर होते हैं। बायोस, इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के चालू होने पर रन होने वाला जो पहला प्रोग्राम होता है उसे बायोस कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर को जांच करना होता है। तो ये क्या है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और कंप्यूटर जब चालू होता है तो सबसे पहले जो चालू होने वाला प्रोग्राम है उसे बायोस कहा जाता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर की जाँच करता है। पोस्ट, कंप्यूटर को ऑन करने पर बायोस द्वारा सभी प्रोग्राम जैसे कि कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, मेमोरी और हार्ड डिस्क की जांच कर उसे काम करने के लिए योग्य बनाता है। उसे क्या कहा जाता है? पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट क्या है? जब कंप्यूटर ऑन होता है तो जितने भी हार्डवेयर डिवाइस हैं उनको चालू करना या काम करने की योग्य जो प्रक्रिया बनाती है उसे क्या कहा जाता है? पोस्ट कहा जाता है। बूटिंग, कंप्यूटर को स्टोर करने से लेकर कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप शो होने तक की प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उससे लेकर जो प्रक्रिया होती है कब तक? जब तक वह प्रोसेस हो जाता है उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब कंप्यूटर को शट डाउन करके पुनः स्टार्ट किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, जिससे कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक करता है। और जो वार्म बूटिंग होती है इसको क्या कहा जाता है? जब रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। जब कंप्यूटर चलते चलते हैंग होने लगता है तब इस प्रक्रिया से इस समस्या को दूर करने के लिए अल्ट कंट्रोल प्लस डी बटन दबाकर इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। इससे कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक नहीं करता। तो क्या होते हैं? देखो, पहले होते हैं दो प्रकार की होती है बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग, होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब हम शट डाउन है कंप्यूटर, उसको हम चालू कर रहे हैं तो कोल्ड बूटिंग है, वह अपनी जितनी भी कंप्लीट फाइल है, प्रोसेस है, उनको चेक करेगा। वार्म बूटिंग में क्या है? हम कंप्यूटर चला रहे हैं लेकिन वह हैंग हो गया तो हम उसकी क्या करेंगे? रीस्टार्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल अल्ट प्लस डी से उस दबाकर कंप्यूटर रिस्टोर कर लेंगे, रीस्टार्ट कर लेंगे और वह अपनी कंप्लीट जो फाइल होती है उनको चेक नहीं करता। शेड्यूलर, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के ही प्रोग्राम हैं जो प्रोसेस शेड्यूलिंग को नियंत्रित करते हैं। तो क्या करते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग को नियंत्रित करते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाते हैं? शेड्यूलर कहलाते हैं। इसके द्वारा कौन सा प्रोग्राम कब और कहाँ पर रन होना है यह तय होता है। तो कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर और कब रन होगा यह शेड्यूलर ही डिसाइड करता है। डिस्पैचर, यह शेड्यूलर के बाद अपना कार्य प्रारंभ करता है। जो शेड्यूलर है मतलब कहाँ पे कब कार्य होना है शेड्यूलर करता है, उसके बाद का जो कार्य होता है वह डिस्पैचर करता है। यह प्रोसेस को क्यू में ले जाने का कार्य करता है। जो क्यू है उसमें ले जाने का कार्य कौन करता है? डिस्पैचर करता है। डेडलॉक, जब दो कंप्यूटर प्रोसेस केवल एक ही रिसोर्स का उपयोग करते हैं, उसके कारण कोई भी प्रोसेस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति को डेडलॉक कहा जाता है। तो डेडलॉक क्या होता है? जब दो कंप्यूटर प्रोसेस केवल एक ही रिसोर्स का उपयोग करते हैं तो उसके कारण प्रोसेस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता, तो इस स्थिति को डेडलॉक कहा जाता है। मतलब एक प्रोसेस नहीं कर पाता तो उसे क्या कहा जाता है? डेडलॉक कहा जाता है। स्वैपिंग क्या कहलाती है? इसमें मुख्य मेमोरी से प्रोसेस को हटाकर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वैपिंग कहलाती है। तो मुख्य मेमोरी से जो प्रोसेस होती है उसको हटाकर हम किस में कर रहे हैं? सेकेंडरी मेमोरी में कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, तो उसे स्वैपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित और संचालित करने वाले प्रोग्राम को
का जो समूह होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो हार्डवेयर को प्रबंधित मैनेज करने वाला और उसको रन कराने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनके समूह को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह कार्य क्या करता है? तो यह सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्स जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यवस्थित करता है। तो जितनी भी मेमोरी है, प्रोसेसर हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको व्यवस्थित करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। आंकड़े निर्देशों के संचालन को नियंत्रित करता है। तो जो हमारे डाटा है और जो इंस्ट्रक्शन है उनके संचालन को नियंत्रित करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में प्रत्येक रिसोर्स पर नियंत्रण रखता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर नियंत्रण भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है। यह हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संपर्क स्थापित करता है। ये क्या करता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और उपयोगकर्ता के बीच में समन्वय स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं करा सकता। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई भी हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं करा सकता। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स, गूगल एंड्रॉयड, iOS, ये सब क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के ही प्रकार हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो हार्डवेयर को प्रबंधित संचालित करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका कार्य क्या है? तो यह मेमोरी, रिसोर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसों को व्यवस्थित करता है और हार्डवेयर जितने भी हैं उनको व्यवस्थित करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आंकड़े और निर्देशों के संचालन को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्स हैं उनको नियंत्रित करता है। हार्डवेयर, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के बीच संपर्क स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन नहीं करा सकता। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स, गूगल एंड्रॉयड और iOS। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं? पहला आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक ही प्रकृति के कार्यों को एक बैच के रूप में संग्रहित करके समूह के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। मतलब जिस कार्य की जैसी प्रकृति है उसको एक समूह बना लिया जाता है और उसको संग्रहित किया जाता है। इस सिस्टम में यूजर प्रोग्रामर के बीच में क्रियान्वयन के दौरान कोई अंतर संबंध नहीं रखता और परिणाम प्राप्त करने के लिए समय अधिक लगता है। तो इसमें क्या होता है? जो सिस्टम है इसमें यूजर और प्रोग्रामर के बीच में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी अंतर संबंध नहीं रहता और परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। इस सिस्टम का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। तो जहाँ पर मानव की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी वहीं पर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि सांख्यिकी हो गया, विश्लेषण और बिल प्रिंट करना आदि, ये सब क्या आते हैं? बैच प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसमें समान प्रकृति के कार्यों को एक बैच में संग्रहित करके समूह के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। इसमें यूजर प्रोग्राम के बीच में क्रियान्वयन के दौरान कोई अंतर संबंध नहीं रहता, परिणाम प्राप्त करने में समय अधिक लगता है। सिस्टम का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जिन्हें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सांख्यिकी विश्लेषण, बिल प्रिंट करना आदि। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जाता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि मुख्य मेमोरी का कुछ हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आवंटित किया जा सके। उदाहरण के लिए विंडोज़। तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें कई सारे कार्यों को एक साथ क्रियान्वित कराया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि जो मुख्य मेमोरी है उसका कुछ हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आवंटित किया जा सके, जैसे कि विंडोज़। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता इंटरएक्टिव मोड में कार्य कर सकते हैं। इसमें प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद प्राप्त परिणामों को तुरंत दर्शाया जा सकता है। मतलब यदि बहुत सारी प्रोसेस हो रही हैं तो वो मल्टी प्रोसेसिंग होगी। लेकिन टाइम शेयरिंग क्या होता है? तो इसमें अलग अलग उपयोगकर्ता या जो यूजर होते हैं वह इंटरएक्टिव मोड पर काम कर सकते हैं एक ही साथ, और इसमें जो क्रियान्वयन के बाद परिणाम प्राप्त होता है उसे तुरंत दर्शाया जा सकता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को संसाधन के साझा उपयोग के लिए कुछ समय दिया जाता है। देखो क्या करते हैं? प्रत्येक उपयोगकर्ता को संसाधन के साझा उपयोग के लिए कुछ समय दिया जाता है। उदाहरण के लिए यूनिक्स, ओपन वीएमएस और मल्टिक्स, ये सब क्या होते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। इसमें क्या होता है? जो
ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। मतलब इतने टाइम में ही आपको परिणाम देने हैं। इसमें एक प्रोग्राम के परिणाम को दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डेटा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक प्रोग्राम से जो परिणाम प्राप्त हुए उसको दूसरे प्रोग्राम में इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हवाई जहाज के नियंत्रण में, उपग्रह के संचालन में, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में किया जाता है। उदाहरण के लिए लाइनेक्स, तो ये क्या हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक समय सीमा के अंदर ही आपको परिणाम देने हैं। इसमें प्रोग्रामर जो प्रोग्राम होते हैं उसके परिणाम को दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डाटा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हवाई जहाज के नियंत्रण में, उपग्रह के संचालन में, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में किया जाता है, जैसे कि लाइनेक्स हो गया। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यह पर्सनल कंप्यूटर हेतु विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन की समय सीमा और संसाधन के बेहतर उपयोग की वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता और उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए MS-DOS और पाम OS। सिंगल यूजर में क्या होता है, यह पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। यह प्रोग्रामर क्रियान्वयन की समय सीमा और संसाधनों के बेहतर उपयोग को वरीयता न देकर, मतलब समय सीमा को ध्यान नहीं देता और संशोधन के बेहतर उपयोग को वरीयता नहीं देता, बल्कि प्रोग्राम की सरलता और उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर देता है। इसमें आता है MS-DOS और पाम OS। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। तो मल्टी यूज़र, बहुत सारे यूज़र इसको काम कर सकते हैं, तो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें कई उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का उपयोग तथा इसका प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह है कई उपयोगकर्ता एक ही समय पर कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का उपयोग तथा उसका प्रोसेस कर सकते हैं। इसके ऑप्शन आते हैं लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज 7। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। इसमें कई उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का उपयोग करते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज 7। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यह किसी उपकरण के भीतर स्थित प्रोसेसर के उपयोग के लिए बनाया गया है। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया है, तो किसी भी उपकरण के भीतर स्थित जो प्रोसेसर होता है उसके प्रयोग के लिए बनाया गया है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रोसेसर के भीतर ही रोम में स्टोर किया जाता है। तो इसी के में स्टोर किया जाता है, रोम में स्टोर किया जाता है। माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, DVD प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यह किसी भी उपकरण के भीतर स्थित जो प्रोसेसर होता है उसके प्रयोग के लिए बनाया गया है। इस प्रोसेसर के भीतर रोम में ही स्टोर रहता है, जैसे माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, DVD प्लेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या घड़ी हो गई। इसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ओपन क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का जो कर्नेल होता है या सोर्स कोड होता है इस सबके लिए उपलब्ध होता है। इसमें कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है और उपयोग कर सकता है। लाइनेक्स और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके उदाहरण हैं। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सोर्स कोड होता है वह गुप्त रखा जाता है तथा उपयोगकर्ता निर्धारित शुल्क चुकाकर ही इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए विंडोज़ और iOS, ये सब क्या होते हैं, क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ओपन में क्या था, जो उसका सोर्स कोड था या जो कर्नेल था वह सबके लिए उपलब्ध होता है, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, जिसमें लाइनेक्स और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। क्लोज सोर्स में क्या होता है, इसका सोर्स कोड गुप्त रहता है और शुल्क चुकाकर ही कोई यूज़र इसका प्रयोग कर सकता है, जैसे कि विंडोज़ और iOS। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यह ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर कार्य करने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है उसे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। जहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर कार्य करने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है या कार्य करने के लिए ये कमांड का प्रयोग किया जाता है उसे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। इसमें कमांड देने के लिए केवल टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कमांड कैसे दे सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट के द्वारा ही दी जाती हैं। इसे कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कार्य कराने के लिए जब हम कमांड का प्रयोग करते हैं तो उसे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। इसमें जो कमांड है वह टेक्स्ट के रूप में दी जाती है और कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है।
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करने के लिए ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है। देखो, यदि हमने उसका टेक्स्ट का प्रयोग किया तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस हो गया, लेकिन हम ग्राफिक्स का प्रयोग करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कमांड देने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। यह यूज़र फ्रेंडली होता है और इसको चलाने के लिए कमांड नहीं देनी होती है। हमें कमांड लिखनी पड़ेगी, लेकिन अब इसमें कमांड नहीं लिखनी पड़ती, बल्कि हम ग्राफ्स को देख के कर सकते हैं। तो क्या हो गया? यह यूज़र फ्रेंडली होता है। प्रोग्राम को ओपन करने के लिए केवल माउस को पर क्लिक करना होता है। तो हम जब कोई भी कमांड या प्रोग्राम को चालू करना होता है, ओपन करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? माउस से क्लिक करना पड़ता है। यह टेक्स्ट आधारित संवाद के बदले चित्र एवं रेखा चित्र के माध्यम से संवाद करना उपलब्ध कराता है। तो ये क्या करता है? टेक्स्ट पर आधारित संवाद के बदले चित्र रेखा चित्र के माध्यम से संवाद करना उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या होते हैं? यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ही एग्जाम्पल हैं। इसका पहला व्यावसायिक रूप उपलब्ध GUI जेरोक्स कंपनी द्वारा 1981 में विकसित किया गया था, जिससे पार्क नाम दिया गया था। पार्क। देखते हैं हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को। तो इसमें क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें कार्य कराने के लिए हमें ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है। यह यूज़र फ्रेंडली होते हैं और इसको चलाने के लिए हमें ग्राफ्स मतलब कमांड नहीं देनी होती। इसको ओपन करने के लिए माउस से क्लिक करना पड़ता है इनके आइकन्स पर, और टेक्स्ट आधारित संवाद के बदले हमें चित्र रेखा चित्र के माध्यम से संवाद करना उपलब्ध कराता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके उदाहरण हैं। पहला व्यावसायिक रूप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जेरोक्स नामक कंपनी द्वारा 1981 में विकसित किया गया था, जिसका नाम था पार्क। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसकी विशेषताएं हैं, यह प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है, जैसे कहाँ कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, और मांगने पर मेमोरी उपलब्ध कराता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है, कहाँ कितनी मेमोरी की आवश्यकता है, इस्तेमाल करनी है, और कहाँ पर उपलब्ध है, वह उपलब्ध कराने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है। तो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, यूज़र हैं, उन सब के बीच में संबंध स्थापित काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर पर किए जाने वाले कार्यों को रिकॉर्ड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर और खतरे से अवगत कराता है। कोई एरर होगा, खतरा होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे अवगत कराता है। लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS ये लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। जैसे क्या नाम दिया गया? MS-DOS कहा गया। किसने बनाया था? 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM के संयुक्त से बनाया गया था। यह एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इसमें कोई ग्राफ नहीं होते, बल्कि हमें क्या करनी पड़ती है? कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड देनी होती है। वर्तमान में इसका प्रचलन कम हो गया है, क्योंकि अब कमांड देनी है, हर किसी को तो आती नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसका प्रचलन कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कमांड को याद रखना पड़ता है और इसमें चित्र ग्राफ नहीं बनाए जाते। तो इसमें हमें कमांड याद रखनी पड़ेगी, इसलिए यह आजकल प्रचलन में नहीं है। तो MS-DOS क्या होता है? 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM कंपनी के संयुक्त प्रावधान में बनाया गया था। यह ग्राफिकल कमांड नॉन ग्राफिकल है और कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इसमें कमांड लिखकर देनी पड़ती थी और चित्र और ग्राफ का प्रयोग नहीं होता। MS विंडोज़ यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे सीखना और इस पर कार्य करना आसान होता है, अतः यह यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि ग्राफ से सब काम करना है। इसमें विभिन्न संस्करण उपलब्ध हैं, जैसे कि विंडोज़ 95, 98, XP और विस्टा। ये सब क्या होते हैं? MS विंडोज़ के ही अलग अलग संस्करण हैं या वर्जन हैं। तो सबसे पहले आता है MS विंडोज़। ये क्या है? तो यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर है, मतलब चित्र रेखा चित्र से इसको चला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा चलाना, और इसको सीखना भी आसान होता है और यूज़र फ्रेंडली होता है। इसके अलग अलग वर्जन आते हैं। पहला आया है एक आया है 95, 98, XP और विस्टा। यूनिक्स इसका पूरा नाम होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम।
यह एक मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब मल्टी यूज़र है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। तो क्या है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। इसका विकास 1970 में वेल लेबोरेटरी के केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा किया गया था। कब बनाया गया था? 1970 में वेल लेबोरेटरीज के केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया था यूनिक्स। यह नेटवर्क एवं संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था, मतलब नेटवर्क पर चलने वाला और संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था यूनिक्स, इसलिए तो यूनिक है। इसका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हाई लेवल लैंग्वेज या सी भाषा में लिखा गया था। तो यूनिक्स क्या था? यह सी लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया था। इसे सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है, तो इसको सर्वर में भी और वर्क स्टेशन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे इंस्टॉल और सेटअप करना कठिन होता है, किंतु इसे इंस्टॉल करने पर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है। चलिए हम देखते हैं यूनिक्स को। तो ये क्या है? यह यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटिंग सिस्टम है पूरा नाम। इसमें क्या है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर आधारित एक मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 1970 में केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था। यह पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि हाई लेवल लैंग्वेज या फिर सी लैंग्वेज में लिखा गया था। यह नेटवर्क और संचार में उपयोग करने वाला पहला सॉफ्टवेयर है। यह सर्वर और वर्क स्टेशन दोनों पर प्रयोग किया जा सकता है। यह को इंस्टॉल करना कठिन होता है और सेटअप करना भी कठिन होता है, लेकिन यदि हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है। लाइनेक्स, यह एक मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो ये क्या है? लाइनेक्स एक लाइन पे जाएगा तो मल्टी काम कर जाएगा, मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक लाइन में है ना, कोई भी मिल ले लो, तो एक लाइन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क के प्रयोग के लिए किया गया है। इसका विकास लिनस टोरवाल्ड्स ने 1991 में किया था। इसका पहला चिन्ह मस्कट टास्क नामक पेंगुइन है। फिर आता है लाइनेक्स। ये क्या है? मल्टी यूज़र मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह इसका जो विकास है वह नेटवर्क के प्रयोग के लिए किया गया था। इसको लिनस टॉरवाल्ड्स ने 1991 में बनाया था और इसका जो चिन्ह है वह क्या है? वह मस्कट जो है वह है टास्क नामक पेंगुइन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बॉस, यह सीडेक द्वारा विकसित ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विशेष तौर पर भारतीय क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है तो भारत में प्रयोग करने के लिए इसको बनाया गया है सीडेक के द्वारा। JNU लाइनेक्स वर्जन 5.0 इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नवीनतम संस्करण है। तो कौन सा है? JNU लाइनेक्स वर्जन 5.0 इसका क्या है? नया संस्करण है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये क्या है? सीडेक के द्वारा भारत के लिए विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको जो इसके नए वर्जन है वो कौन सा है? JNU लाइनेक्स वर्जन 5.0। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें मुख्यतः आते हैं 4। पहला है एंड्रॉयड, सिम्बियन, iOS और ब्लैकबेरी। एंड्रॉयड क्या है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा 2007 में प्रस्तुत किया गया था। यह लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड क्या है? तो यह लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 2007 में गूगल के द्वारा बनाया गया था। इसमें मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल जैसे कि टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के लिए बनाया गया था। इसमें किसके लिए बनाया गया है? तो टच स्क्रीन, टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसका नवीनतम संस्करण एंड्रॉयड 11 है जिसे सितंबर 2020 में प्रस्तुत किया गया था। तो एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको गूगल द्वारा 2007 में बनाया गया था और यह लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है।
यह टच स्क्रीन टैबलेट मोबाइल फ़ोन के लिए बनाया गया है। इसका नया वर्जन एंड्रॉयड 11 आया था जो कि 2020 में आया। सिम्बियन, यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन लिमिटेड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह स्मार्टफोन्स के लिए डिज़ाइन किया गया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स है सिम्बियन। इसका प्रयोग मोटोरोला, सोनी, नोकिया, सैमसंग आदि कंपनियों के विभिन्न सेटों में किया जाता है। सिम्बियन का किसके द्वारा बनाया गया था? सिम्बियन, यह सिम्बियन लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था। यह स्मार्टफोन्स के लिए डिज़ाइन किया गया एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग नोकिया, सोनी, मोटोरोला और सैमसंग के द्वारा किया जाता है। iOS, यह एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित एक बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन, आईपैड, आईपॉड के लिए किया जाता है। तो क्या है ये? आई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित किया गया एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका मुख्य रूप से जो एप्पल के फ़ोन आते हैं, उसके आईपैड आते हैं, आईफोन आते हैं और आईपॉड आते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लैकबेरी, यह सबसे सुरक्षित माने जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग ब्लैकबेरी कंपनी के द्वारा ब्लैकबेरी फ़ोन्स में किया जाता है। यह वेब 1.2 ब्लैकबेरी 1.2 को भी सपोर्ट करता है। इसका नवीनतम संस्करण क्या है? ब्लैकबेरी 10। तो ब्लैकबेरी क्या है? यह सुरक्षित माना जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको ब्लैकबेरी कंपनी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह वेब 1.2 को भी सपोर्ट करता है और इसका नवीनतम संस्करण है ब्लैकबेरी 10। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाइल्ड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसका पहला संस्करण विंडोज़ 1 1985 में जारी किया गया था। 2021 में इसका नवीनतम संस्करण विंडोज़ 11 लॉन्च किया गया। तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाइल्ड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। यह विंडोज़ पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसका पहला संस्करण विंडोज़ 1 1985 में विकसित किया गया था और जो नवीनतम संस्करण है वह विंडोज़ 11 है जिसको 2021 में लॉन्च किया गया। MS विंडोज़ के संस्करण कौन कौन से हैं? तो पहले आता है विंडोज़ NT, N मतलब न्यू और T फॉर टेक्नोलॉजी कैप्स। विंडोज़ NT न्यू टेक्नोलॉजी कैप्स यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का परिवार है जो कि 1993 में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 95 यह 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया सेल्फ कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या है? विंडोज़ 95 यह 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी किया गया सेल्फ कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 98 यह 1998 में रिलीज़ किया गया। यह सिस्टम को तेज़ी से स्टार्टअप और शटडाउन करने और बेटर फाइल मैनेजमेंट की सुविधा प्रदान करता है। यह विंडोज़ ड्राइवर मॉडल का प्रयोग करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ 98 क्या है? 1998 में रिलीज़ किया गया है। यह सिस्टम को तेज़ी से स्टार्टअप और शटडाउन करने और बेटर फाइल मैनेजमेंट की सुविधा प्रदान करता है। यह विंडोज़ ड्राइवर मॉडल का उपयोग करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ME मिलियनम एडिशंस यह विंडोज़ 95 और 98 की सक्सेसर है। यह वर्ष 2000 में प्रस्तुत की गई थी। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 लॉन्च किया गया था। तो ये क्या है? विंडोज़ ME है जिसको मिलियनम एडिशन कहा जाता है।
95 और 98 की जो सक्सेसर है इसकी है ये। 2000 में इसको प्रस्तुत किया गया था और इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 लॉन्च किया गया था। विंडोज़ 2000 यह विंडोज़ एनटी के ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो ये क्या है, विंडोज़ जो एनटी है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो 27 फरवरी 2000 को लॉन्च किया गया था। यह क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो विंडोज़ 2000 क्या है, विंडोज़ एनटी के ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो 17 फरवरी 2000 को रिलीज किया गया था। यह क्लाइंट और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का पर इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज़ एक्सपी एक्सपीरियंस यह खास तौर पर होम कंप्यूटिंग और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे 2004 में जारी किया गया था। इसमें दो लोकप्रिय वर्जन विंडोज़ एक्सपी होम एडिशन और विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल है। इसमें कलरफुल टास्क बार का प्रयोग किया गया है। जो विंडो एक्सपी है इसमें क्या है, खास तौर पर जो होम कंप्यूटिंग है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो डिज़ाइन किया गया है 2000 में जारी किया गया था। यह दो लोकप्रिय वर्जन विंडो एक्सपी होम एडिशन और विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल है जिसमें कलरफुल टास्क बार का प्रयोग किया गया है। विंडोज़ विस्टा यह घर और व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले पीसी और मीडिया सेंटर पीसी सहित निजी कंप्यूटर पर इस्तेमाल के लिए माइक्रोसॉफ्ट बनाया गया है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 30 जनवरी 2007 को दुनिया भर में जारी किया गया था। इसमें पारदर्शी टास्क बार का प्रयोग किया गया है विंडो विस्टा में। ये क्या है, घर और व्यापार में उपयोग होने वाले जो पीसी या फिर मीडिया सेंटर पीसी हैं उनमें और निजी कंप्यूटर पर इस्तेमाल किए जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 30 जनवरी 2007 में दुनिया भर में जारी किया गया था। इसमें एक पारदर्शी टास्क बार का प्रयोग किया गया है। विंडोज़ 7 यह पीसी के लिए निर्मित स्वप्रचलित संस्करण है जिसे 2009 में जारी किया गया था। यह कंप्यूटर को सॉफ्टवेयरों को नियंत्रित करने, महत्वपूर्ण टास्कों को करने की अनुमति प्रदान करता है तथा यूजर फ्रेंडली और सिक्योरिटी में भी एडवांस है। तो ये क्या है, विंडोज 7 यह पीसी के लिए निर्मित स्वप्रचलित संस्करण है जिसे 2009 में जारी किया गया था। यह कंप्यूटर को सॉफ्टवेयरों को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण टास्कों को पूरा करने की अनुमति प्रदान करता है। यह यूजर फ्रेंडली और सिक्योरिटी में भी एडवांस है। विंडोज़ 8 यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2011 में जारी किया गया था। इसमें टच स्क्रीन की सुविधा भी होती है। यह त्रिविमीय ग्राफिक्स को सपोर्ट कर सकता है। तो विंडोज़ 8 है तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। 2011 में जारी किया गया था और यह टच स्क्रीन की सुविधा भी देता है। विंडोज़ 10 यह 2015 में जारी किया गया था। यह तुलनात्मक रूप से जटिल है और इसके प्रयोग के लिए इंटरनेट की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इसमें कार्टोना नामक पर्सनल वॉइस असिस्टेंट उपलब्ध कराया गया है। तो विंडोज़ 10 में क्या है, 2015 में जारी किया गया, तुलनात्मक रूप से जटिल है। इसके प्रयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इसमें कार्टोना नामक एक पर्सनल वॉइस असिस्टेंट उपलब्ध है। विंडोज़ 11 इसे 2021 में जारी किया गया था, एक नवीनतम संस्करण है। इसमें नया यूज़र इंटरफेस, इंटीग्रेटेड टास्क बार, गेस्चर कंट्रोल और वॉइस टाइपिंग जैसे फीचर डाले गए हैं। एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट करके सबसे खास विशेषता यह है कि टच मोड में भी बेहतर काम करेगा। तो ये क्या है, विंडोज़ 11 2021 में इसको जारी किया गया। इसमें एक नया यूज़र इंटरफेस, इंटीग्रेटेड टास्क बार, गेस्चर कंट्रोल और वॉइस टाइपिंग जैसे फीचर्स डाले गए हैं। और इसमें जो ऐप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक खास बात यह है कि यह टच मोड पर भी बेहतर काम करेगा। विंडोज़ के भाग क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है विंडोज़ का भाग टास्क डेस्कटॉप। विंडोज़ के भाग हैं डेस्कटॉप। MS वर्ड का यह भाग जो सॉफ्टवेयर खोलने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। यह कंप्यूटर पर कार्यक्षेत्र है जहां पर प्रोग्राम, आइकन्स, मेन्यू और डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। तो MS विंडोज़ का भाग जो कि सॉफ्टवेयर खोलने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। यह कंप्यूटर पर कार्यक्षेत्र है जहाँ पर प्रोग्राम, आइकन्स, मेन्यू, डायलॉग बॉक्स आदि दिखाई देते हैं। माई डॉक्यूमेंट यह
फोल्डर होता है जहां पर उपयोगकर्ता द्वारा तैयार किए गए फाइल डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित रखने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता द्वारा सेव किए गए सभी फाइल स्वतः इसी फोल्डर में रखी जाती हैं तथा जब तक किसी अन्य फोल्डर का चयन ना किया जाए तब तक माई डॉक्यूमेंट में ही रहेगी। तो माई डॉक्यूमेंट क्या है? तो ये एक फोल्डर है जहाँ पर उपयोगकर्ता द्वारा फाइल या डॉक्यूमेंट को तैयार करके व्यवस्थित रखा जाता है और जब भी कोई यूज़र फाइल को सेव करता है तो वह ऑटोमेटिक कहाँ पर चली जाती है? माई डॉक्यूमेंट में चली जाती है, जब तक हम खुद उसे चेंज ना करें। माई कंप्यूटर, यह कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचना और हार्डवेयर आदि की लिस्ट प्रदर्शित करता है। तो ये माई कंप्यूटर क्या करता है? सभी इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर आदि की लिस्ट को प्रदर्शित करता है। यह डिस्क ड्राइव, कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर आदि के आइकन भी यहीं पर प्रदर्शित होते हैं। तो इस पर क्या होते हैं? डिस्क ड्राइव, कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर आदि की आइकन्स भी हमें माई डॉक्यूमेंट में ही प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सूचना और हार्डवेयर आदि की लिस्ट होती है जिसमें ड्राइव, पेन, डिस्क ड्राइव, कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर आदि आइकन भी यहाँ पे प्रदर्शित होते हैं। माई नेटवर्क प्लेसेस, इसमें कंप्यूटर से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को दर्शाया जाता है जिसमें डाटा और सूचना का आदान प्रदान और संशोधन को साझा उपयोग संभव होता है। तो माई नेटवर्क प्लेसेस में क्या होता है? कंप्यूटर से जुड़े जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनको यहाँ दर्शाया जाता है। इसमें डेटा, सूचना का आदान प्रदान और संशोधन का साझा उपयोग भी संभव होता है। रिसाइकल बिन, यह उपयोग के दौरान कंप्यूटर से हटाई गई फाइल अस्थायी तौर पर रहती हैं। आवश्यकता पड़ने पर डिलीट की गई फाइलों को रिस्टोर द्वारा वापस भी लाया जा सकता है। यह कंप्यूटर के द्वारा डस्टबिन का कार्य करता है। तो रिसाइकल बिन क्या है? तो जो कंप्यूटर पर काम करते समय जो हटाई गई फाइल होती हैं वह अस्थायी तौर पर कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन में जाती हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम इन्हें क्या कर सकते हैं? रिस्टोर भी कर सकते हैं और यह कंप्यूटर का एक डस्टबिन होता है। टास्क बार, यह विंडोज़ डेस्कटॉप में सबसे नीचे स्थित एक पतली पट्टी होती है जिस पर स्टार बटन, वर्तमान में चालू प्रत्येक प्रोग्राम के लिए एक बटन होता है, घड़ी होती है, कुछ शॉर्टकट आइकन्स भी रहते हैं। टास्क बार का प्रयोग कर खुले हुए प्रोग्राम को एक विंडो से दूसरी विंडो में आसानी से लाया जा सकता है। तो टास्क बार क्या होती है? तो डेस्कटॉप पर एक सबसे नीचे एक पट्टी होती है जिस पर स्टार बटन, वर्तमान में चालू जितने प्रोग्राम हैं वो, और घड़ी और कुछ अन्य शॉर्टकट की होती हैं। टास्क बार का प्रयोग करके ही हम एक प्रोग्राम से दूसरे कंप्यूटर में जा सकते हैं या दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। स्टार बटन क्या होता है? तो यह डेस्कटॉप पर सबसे नीचे बाईं ओर स्थित होता है। यह कंप्यूटर को खोलने में सहायक होता है तथा कंप्यूटर में हम जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वे सभी हमें स्टार बटन में ही मिलते हैं। तो स्टार बटन क्या होता है? तो कंप्यूटर की डेस्कटॉप पर जो टास्क बार होता है उसमें सबसे बाईं तरफ नीचे की ओर स्थित होता है। यह कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? स्टार्ट बटन पे ही मिलते हैं। कंट्रोल बटन या कंट्रोल पैनल, यह कई प्रोग्रामों का समूह होता है। कंट्रोल पैनल, इसका प्रयोग हार्डवेयर, नेटवर्क, यूज़र अकाउंट, सिस्टम सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आदि की सेटिंग बदलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल पैनल का प्रयोग यह क्या करता है? इसका प्रयोग हार्डवेयर, नेटवर्क, यूज़र अकाउंट, सिस्टम सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आदि की सेटिंग बदलने में कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य रूप से एक पैकेज होता है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना होता है। यह सॉफ्टवेयर किसी कार्यालय या किसी स्कूल आदि में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका नाम MS ऑफिस होता है। इसका नवीनतम संस्करण अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ लोकप्रिय संस्करण हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97, MS ऑफिस 2000, MS ऑफिस 2003, MS ऑफिस XP, MS ऑफिस 2007। ये सब क्या होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के ही अलग अलग संस्करण हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या? तो यह लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि कार्यालय संबंधी कार्यों को करता है।
1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसको बनाया गया था। यह मुख्य अलग अलग पैकेज का एक समूह होता है जो माइक्रोसॉफ्ट संगठन ने बनाया है। यह सॉफ्टवेयर किसी कार्यालय, स्कूल या किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नाम MS ऑफिस है। इसका नवीनतम संस्करण 2021 में आया है, लेकिन कुछ भी संस्करण हैं जो कि अभी MS ऑफिस 97 है, MS ऑफिस 2000 है, MS ऑफिस 2003 है, MS ऑफिस XP, MS ऑफिस 2007 भी इसी के ही अलग अलग संस्करण हैं। MS ऑफिस के घटक क्या होते हैं? तो पहला आता है MS ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS आउटलुक, MS पब्लिशर, MS लिंक, MS वन नोट, MS इन्फोपाथ डिज़ाइनर। ये सब क्या होते हैं? MS ऑफिस के ही अलग अलग घटक होते हैं। तो पहला क्या है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS पब्लिशर, MS लिंक, MS वन नोट, MS इन्फोपाथ डिज़ाइनर। ऑफिस 365 यह एक वेब आधारित कंप्यूटर सर्विस है जो कि MS ऑफिस का अपग्रेड वर्जन है। इसे क्लाउड सर्विस पर होस्ट किया जाता है। इसके फीचर को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ऑफिस 365 को तो क्या है? वेब आधारित कंप्यूटर सर्विस है, कंप्यूटिंग सर्विस है जो कि MS ऑफिस का ही अपग्रेड वर्जन है। कंप्यूटिंग सर्विस है वेब आधारित जो MS ऑफिस का ही अपग्रेड वर्जन है। यह क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जाता है और फीचर को कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। ये सभी प्रोग्राम अलग अलग कार्य करते हैं, पर इनकी मूलभूत संरचना और कार्यप्रणाली एक जैसी ही होती है। जितने भी MS ऑफिस के घटक हैं ये अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन इनकी जो मूल संरचना या फिर जो कार्य प्रणाली है वह एक जैसी है। MS ऑफिस की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो यह यूज़र फ्रेंडली होता है क्योंकि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस पर कार्य करता है। इसमें किसी भी प्रोग्राम पर कार्य पर लाने और इसके सारे प्रोग्राम को यूज़ करने आसान होता है। MS ऑफिस में पैकेज में एक साथ कई प्रोग्राम आते हैं जो अलग अलग तरह के कार्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह बहुत ही सस्ता, आसानी से उपलब्ध सॉफ्टवेयर है जिसका इंस्टॉलेशन भी आसान होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समय समय पर अपग्रेड किया जाता है। इसमें सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सकता है और बग्स को हटाया जा सकता है और नए फीचर भी जोड़े जा सकते हैं। तो इसके MS ऑफिस की विशेषता क्या है? सस्ता है, यूज़र फ्रेंडली है, किसी भी प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए सारे ही प्रोग्राम को यूज़ करना आसान होता है। यह एक पैकेज का कई प्रोग्राम होते हैं, एक पैकेज में बहुत सारे प्रोग्राम मिलते हैं जो कि अलग अलग कार्य कर सकते हैं। बहुत सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध सॉफ्टवेयर है और इसका इंस्टॉलेशन भी आसान होता है। इसको समय समय पर अपग्रेड कर सकते हैं जिससे इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, बग्स हट जाते हैं और नए फीचर भी जुड़ जाते हैं। पहला आता है इसका घटक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें टेक्स्ट, चित्र, ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है और टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग भी किया जा सकता है। तो इसमें क्या है? हम अलग अलग टेक्स्ट, चित्र, ग्राफिक्स बना सकते हैं और उनको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसमें स्पेलिंग, ग्रामर की जांच करने, शब्दों को रेखांकित करने या अंडरलाइन करने, ऑटो फॉर्मेट करने, मेल मर्ज करने की अनेक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसमें क्या होती हैं? शब्द को ग्रामर चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं। सभी सुविधाएं हमें MS वर्ड देता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो कंप्यूटर की डॉक्यूमेंट फाइल बनाने में, अभ्यर्थी के रिज्यूम तैयार करने में, ईमेल कंपोज करने में, विभिन्न संस्थाओं में आवेदन, आदेश, निर्देश, अधिसूचना, प्रतिवेदन आदि के निर्माण करने में, विभिन्न पत्रों को बनाने में और उन्हें मॉडिफाई करने में हम MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है MS एक्सेल। यह एक विंडोज़ आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं। किस पर आधारित है? विंडोज़ पर आधारित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि कॉलम और रो में डाटा को व्यवस्थित करता है। तो रो और कॉलम में व्यवस्थित करता है डाटा को, जिसको 1985 में लॉन्च किया गया था। इसमें फॉर्मूले का निर्माण एडिटिंग के द्वारा तुरंत परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या करते हैं? फॉर्मूला का निर्माण कैसे कर सकते हैं? एडिटिंग के द्वारा हम कर सकते हैं और उससे परिणाम या फिर रिजल्ट हमें जल्दी प्राप्त हो जाता है। एक्सेल में दूसरे प्रोग्राम की डाटा या चिन्हों को जोड़ा जा सकता है, जबकि एक्सेल
या उसके किसी भाग को वर्ड या फिर पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में भी शामिल किया जा सकता है। मतलब हम इसमें कोई डाटा, टेक्स्ट, चित्र आदि इसको जोड़ सकते हैं किसी और प्रोग्राम से, और इसका जो डाटा है वह हम किसी भी पावर पॉइंट में या वर्ड में भी सम्मिलित कर सकते हैं। यह इसका जो प्रयोग है MS एक्सेल का, इसका प्रयोग गणितीय जो गणनाएं होती हैं उसमें करते हैं और अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है MS एक्सेल। क्या होता है, रॉ डाटा को रॉ डाटा में व्यवस्थित करने के लिए क्या था, 1985 में इसको बनाया गया था। फॉर्मूला को यदि हमें एडिट करना है, निर्माण करना है, तो एडिटिंग से उसका करेंगे और परिणाम तुरंत प्राप्त कर लेंगे। इसमें इसका जो एक्सेल का डाटा है वह किसी और प्रोग्राम में डाल सकते हैं और चित्र में डाल सकते हैं, या फिर वहाँ का डाटा हम एक्सेल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका मुख्यतः प्रयोग गणित की जो गणनाएं होती हैं, अंकीय डाटा होता है, उसको उपस्थित या उपयुक्त बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख शब्दावलियाँ, पहली आती है इसमें शेल। यह रॉ और कॉलम के एक दूसरे को काटने से जो स्पेस बीच में बचता है उसे एक्सेल कहा जाता है। यह वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई होती है जहां पर डाटा एंटर किया जाता है। तो सेल क्या होती है, जहां पर रॉ और कॉलम जाके मिलते हैं उसे सेल कहा जाता है, और यह वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई होती है जहां पर डाटा एंटर किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेल रेंज। एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेलों के समूह को सेल रेंज कहा जाता है। इससे पहले सेल के एड्रेस तथा अंतिम सेल के एड्रेस के बीच में कॉलन डालकर प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि A1 कॉलन A5। इससे हमें क्या पता चलेगी, सेल की रेंज पता चल जाएगी। एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेलों के समूह को सेल रेंज कहा जाता है। इसमें पहले सेल के पहले एड्रेस और अंतिम एड्रेस के बीच में कोलन डालकर प्रदर्शित किया जा सकता है। सेल एड्रेस, प्रत्येक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है जो रो और कॉलम के नंबर से मिलकर बना होता है। तो सेल एड्रेस क्या होता है, हर सेल का एक अलग अलग नाम या एड्रेस होता है, जैसे कि कोलन नंबर से मिलकर बनता है, रो और कॉलम के नंबर से मिलकर बनता है। वर्कशीट क्या होती है, यह अनेक सेल का समूह होता है। जब बहुत सारी सेल हैं उसे क्या कहा जाएगा, वर्कशीट कहा जाएगा, जहां पर डाटा रखा जाता है और प्रोसेस किया जाता है। वर्कशीट रो और कॉलम्स में बटा रहता है। डाटा में किसी भी तरह का परिवर्तन या प्रोसेस वर्कशीट में ही किया जा सकता है, तथा MS एक्सेल का प्रारंभिक जो डॉक्यूमेंट होता है उसे स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। तो वर्कशीट क्या है, सेलों का समूह है जहां पर हम डाटा रखते हैं और प्रोसेस करते हैं। इसमें रो और कॉलम्स में बटे होते हैं। डाटा में किसी भी तरह का परिवर्तन एवं प्रोसेस वर्कशीट में किया जा सकता है। यह MS एक्सेल का प्राथमिक डॉक्यूमेंट होता है जिसे स्प्रेडशीट में रखा जाता है। वर्कबुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल जहां डाटा इंटर तथा सेव किया जाता है उसे वर्कबुक कहा जाता है। जहां पर डाटा, फाइल का डाटा है वहां पर जहां पर इंटर किया जाएगा, सेव किया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक वास्तव में वर्कशीट का ही संग्रह होता है। एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट स्वतः या फिर बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जबकि एक वर्कबुक में अनेक वर्कशीट रखी जा सकती हैं। वर्कशीट को वर्कबुक में एक पेज कहा जा सकता है। नोट, एक वर्कशीट में 65,536 रो और 256 कॉलम्स होते हैं। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो सांख्यिक गणना को डेटा टेबल में रूप में दिखाने में करते हैं। इसकी किसी संस्था, विद्यालय, विद्यार्थी संबंधी डाटा को व्यवस्थित करने में, विभिन्न कोचिंग संस्थानों में OMR संबंधी रिजल्ट बनाने में, बैलेंस शीट आदि के निर्माण में, गणितीय एवं तार्किक कार्यों में भी और बजट तैयार करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लाभ क्या क्या है, यह डेटा स्टोर और रिकवरी में आसान करता है। गणितीय फॉर्मूला लगाना आसान होता है। संपूर्ण डाटा की एक ही जगह उपलब्धता हो जाती है और डाटा खोने की संभावना भी कम होती है। तो पहले आते हैं हमारी वर्कबुक, पढ़ लेते हैं वर्कबुक क्या होती है। तो वर्कबुक में एक्सेल की जितनी फाइल होती है जहाँ पर इंटर या फिर सेव की जाती हैं फाइलों को, उन्हें वर्कबुक कहा जाता है। वास्तव में वर्कशीट का ही संग्रह क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी संख्या 3 होती है, लेकिन हम अधिकतम इसमें रख सकते हैं। वर्कशीट वर्कबुक में क्या होता है, सिर्फ एक पेज होता है और एक वर्कशीट में 65,536 रो होते हैं और 256 कॉलम्स होते हैं। इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, मतलब पूरी जो MS एक्सेल है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं, सांख्यिकी डाटा को टेबल में
रूपित करने के लिए, संस्था या विद्यालय के विद्यार्थियों का डाटा व्यवस्थित करने में, कोचिंग संस्थानों में जो OMR रिजल्ट होता है उसको रखने के लिए, बैलेंस शीट निर्माण करने में, गणितीय तार्किक कार्य और बजट तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लाभ क्या क्या है? इसमें डाटा स्टोर और रिकवरी करने आसान होती है, गणितीय फॉर्मूला लगाना आसान होता है, संपूर्ण डेटा की एक ही जगह उपलब्धता होती है, डाटा खोने की कम संभावना होती है। MS पावर पॉइंट, इसमें स्लाइड के माध्यम से सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का एक सशक्त प्रोग्राम होता है, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह प्रोग्राम में स्लाइड में टेक्स्ट, ध्वनि, चलचित्र और एनिमेशन को भी जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट में बनी स्लाइड को वर्ड, एक्सेल और प्रोग्राम में जोड़ा जा सकता है, जबकि अन्य प्रोग्रामों की सूचना को भी पावर पॉइंट स्लाइड में दिखाया जा सकता है। इसका पहला संस्करण 1990 में प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो विभिन्न कंपनियों में प्रेजेंटेशन देने के लिए, विभिन्न प्रकार की फ़ोटो की स्लाइड बनाने के लिए और प्रोजेक्ट आदि के निर्माण में हम MS पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। तो MS पावर पॉइंट है क्या? तो इसके माध्यम से सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण करने का एक सशक्त प्रोग्राम है, जिसमें हम टेक्स्ट, स्लाइड के रूप में टेक्स्ट, ध्वनि, चलचित्र और एनिमेशन को जोड़ सकते हैं और एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसमें वर्कबुक, एक्सेल का कोई भी डाटा हम पावर पॉइंट में ला सकते हैं, पावर पॉइंट का कोई भी डाटा हम अन्य प्रोग्राम में भी लेकर जा सकते हैं। इसको 1990 में सबसे पहला संस्करण बनाया गया था। प्रयोग कंपनियों के प्रेजेंटेशन बनाने में, विभिन्न प्रकार की फ़ोटो की स्लाइड बनाने के लिए और प्रोजेक्ट आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेस, यह MS ऑफिस का डेटाबेस प्रोग्राम होता है, जिसमें सारणी या टेबल के रूप में डाटा को संग्रहित या फिर व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें परिवर्तित किया जा सकता है तथा रिपोर्ट एवं चार्ट तैयार किया जा सकता है। एक्सेस डाटाबेस में कई सारणियों में तैयार डाटा को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं MS एक्सेस में? तो जो हमारा MS ऑफिस होता है, इसका डेटाबेस प्रोग्राम होता है। इसमें जितनी भी सारणियाँ होती हैं, इसके रूप में हम डाटा को संग्रहित और व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं और तथा रिपोर्ट एवं चार्ट तैयार भी किया जा सकता है। MS एक्सेल का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो यह बृहद डाटा को एक साथ एकत्रित करने में और व्यवस्थित करने में कार्य करता है, कैलकुलेशन करने में, निर्माण, ग्राफिक्स बनाने में और डाटाबेस रिपोर्ट को तैयार करने में हम MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। तो बृहद डाटा को एक साथ एकत्रित करने में और व्यवस्थित करने में, कैलकुलेशन करने में, निर्माण, ग्राफ्स बनाने में और डेटाबेस रिपोर्ट को तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, MS आउटलुक यह क्या है? MS आउटलुक एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है। इसे आउटलुक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसी भी ईमेल एड्रेस को ऑफलाइन या ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। एक बार आउटलुक एक्सप्रेस में एक ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर लेने के बाद ईमेल भेजने, रिसीव करने और वेब ब्राउज़र ओपन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। मतलब हम इसमें यदि हमने एक बार इसमें ईमेल एड्रेस ओपन कर लिया, लॉगिन कर लिया, तो हमें ईमेल भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए किसी वेब ब्राउज़र की आवश्यकता नहीं होती MS आउटलुक से। इसके साथ ही आउटलुक में कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर और नेटवर्किंग एवं वेब ब्राउज़र भी शामिल होते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न कंपनियों के क्लाइंट और कर्मचारियों के ईमेल आदि को व्यवस्थित करने में आउटलुक का प्रयोग किया जाता है। तो MS आउटलुक क्या है? तो यह पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है। इसको आउटलुक एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इसमें ईमेल एड्रेस को ऑफलाइन और ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। यदि हम इसमें एक बार ईमेल एड्रेस को लॉगिन कर दिया तो हमें ईमेल भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए वेब ब्राउज़र की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कैलेंडर होता है, टास्क मैनेजर होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर होता है, नेटवर्किंग होती है, वेब ब्राउजिंग भी सब शामिल होती हैं। विभिन्न कंपनियों के क्लाइंट और कर्मचारियों की ईमेल आदि की वो भी व्यवस्थित करने में सहायक होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की भाषाएं। प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर को निर्देश देने तथा इच्छा अनुसार कार्य कराने का एक माध्यम होता है। यह एक कृत्रिम भाषा होती है जिसे कंप्यूटर को एक निश्चित क्रमानुसार चलाने और काम करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रोग्राम भाषा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहले आती है मशीन भाषा, दूसरी असेंबली भाषा और तीसरी आती है उच्च स्तरीय भाषा। देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है? तो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए और इच्छा अनुसार कार्य कराने का एक माध्यम होती है, जिससे हम
एक कृत्रिम भाषा है, जो कंप्यूटर भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है, वो क्या है, एक कृत्रिम भाषा होती है जिसे कंप्यूटर को एक निश्चित क्रमानुसार चलाने और कार्य करने के लिए प्रयोग बनाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं: मशीन भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। मशीनी भाषा क्या होती है? तो कंप्यूटर प्रणाली केवल अंकों के संकेत को समझती है, जो कि बाइनरी 0 और 1 होता है। बाइनरी अंक 0 और 1 में लिखी गई भाषा को ही मशीनी भाषा कहा जाता है। मतलब मशीन क्या समझती है? सिर्फ बाइनरी नंबर्स को। यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है, जो कि एक निश्चित स्तरीय भाषा भी होती है। यह निम्न स्तरीय भाषा होती है, इसे क्या कहते हैं? निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर पर आधारित भाषा होती है। मशीनी भाषा के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कमांड, जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, और दूसरा भाग होता है ऑपरेंड, जो कि कंप्यूटर में प्रोसेस किए जाने वाले डाटा को स्थिति बताता है। तो कहाँ पे ऑपरेंड करना है? तो ऑपरेंड और कमांड ये बताती है कि क्या काम करना है, और ऑपरेंड बताती है कि कहाँ पर, और डाटा की स्थिति बताता है। लाभ क्या क्या है? तो मशीनी भाषा के क्रियान्वयन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। मशीनी भाषा में प्रोग्राम के क्रियान्वयन की गति कैसी होती है? तेज होती है। कमियां क्या हैं? एक ही कार्य के लिए अलग अलग प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, और मशीनी भाषा कम मशीन के प्रकार पर निर्भर करती है। मशीनी भाषा के प्रोग्राम तैयार करना कठिन होता है तथा गलतियों की संभावना अधिक होती है, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए क्या हो जाती है? कठिन हो जाता है, और इसकी गलतियों की संभावना ज़्यादा होती है। तो पहले आता है मशीनी भाषा। यह क्या होता है? अंकों के संकेत को समझती है मशीन, इसलिए इसको बाइनरी या फिर 0-1 में ही अपना इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? मशीनी भाषा हो जाएगी। यह आधारभूत भाषा होती है, और यह निम्न स्तरीय भाषा भी होती है। इसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला होता है कमांड, जो कि यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, और दूसरा होता है ऑपरेंड, और जो कि यह बताता है कि मेमोरी में प्रोसेस किए जाने वाले डाटा की स्थिति क्या है। लाभ क्या है? मशीनी भाषा के क्रियान्वयन के लिए ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहले से ट्रांसलेट है। और मशीनी भाषा में जो प्रोग्राम होते हैं उनके क्रियान्वयन की गति तेज होती है, क्योंकि हमें ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, इसलिए गति तेज होती है। कमियां क्या हैं? तो अलग अलग प्रोग्राम की भाषा या एक ही कार्य के लिए अलग अलग प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, तथा मशीनी भाषा मशीन के प्रकार पर निर्भर करती है। इसको समझना कठिन होता है, तैयार करना कठिन होता है, और इसमें गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है असेंबली भाषा। इसे बाइनरी कोड 0-1 का इस्तेमाल ना करके अक्षर या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें न्यूमेरिकल कोड कहा जाता है। तो इसमें क्या होती है असेंबली भाषा में? इसमें हम 0-1 का प्रयोग नहीं करते, बल्कि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और इसे न्यूमेरिक कोड कहा जाता है। यह एक निश्चित अर्थ होता है इनका, जैसे कि जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब, और डाटा को मेमोरी में लोड करने के लिए एलडी का प्रयोग किया जाता है। चूँकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है, इसलिए असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करना होता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने वाले जो अनुवादक या ट्रांसलेटर होते हैं, उसे असेंबलर कहा जाता है। असेंबली भाषा के लिखे प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाते हैं, और जब इसे असेंबलर द्वारा मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है तो इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। लाभ क्या क्या है असेंबली भाषा के? तो यह भाषा के प्रोग्राम लिखना मशीनी भाषा की अपेक्षा सरल होता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम में गलतियां खोजना और उन्हें ठीक करना मशीनी भाषा की अपेक्षा आसान होता है। कमियां क्या है? तो असेंबली भाषा कंप्यूटर की हार्डवेयर के प्रकार पर निर्भर करती है। अलग अलग कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए असेंबलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम के क्रियान्वयन में मशीनी भाषा की अपेक्षा अधिक समय भी लगता है। तो असेंबली भाषा क्या है? जैसे कि हमारा 1-0 था, उसके इस्तेमाल ना करके हम इसमें क्या करते हैं असेंबली भाषा में? कुछ चिन्ह या अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जिसे न्यूमेरिकल कोड कहा जाता है। इसमें कुछ निश्चित अर्थ होते हैं, जैसे कि जोड़ने के लिए ऐड का प्रयोग, घटाने के लिए सब का प्रयोग, और लोड करने के लिए एलडी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर के लिए सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है, इसलिए हमें जो असेंबली भाषा होती है उसको पहले मशीनी भाषा में चेंज करना होता है। जो इसको अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है, उसे असेंबलर कहा जाता है। तो जो असेंबली भाषा का प्रोग्राम भाषा में लिखा हुआ प्रोग्राम है उसे सोर्स प्रोग्राम, और जब इसको असेंबलर द्वारा चेंज कर दिया जाता है तो जो बाइनरी भाषा में लिखा हुआ प्रोग्राम है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाएगा। इस भाषा में जो प्रोग्राम लिखे होते हैं वह मशीनी भाषा अपेक्षा सरल होते हैं। इन्हें में गलतियाँ आसानी से
देखी जा सकती हैं, खोजी जा सकती हैं और उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। कमियां क्या क्या है? तो असेंबली भाषा कंप्यूटर के हार्डवेयर पर निर्भर करती हैं, तो हार्डवेयर बदल जाएगा तो हमें असेंबलर सॉफ्टवेयर को भी बदलना पड़ेगा। असेंबली भाषा के प्रयोग के क्रियान्वयन में मशीनी भाषा की अपेक्षा हमें अधिक समय लग जाता है। उच्च स्तरीय भाषा ऐसी भाषा जो कि बोलचाल, लेखांकन में प्रस्तुत भाषा से काफ़ी करीब होती है, उसे उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। यह भाषा का कंप्यूटर की आंतरिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता और इसमें संख्या, अक्षर, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उच्च स्तरीय भाषा। तो एक ऐसी भाषा होती है तो जो बोलचाल लिखने में हम प्रयोग करते हैं उससे काफ़ी मिलती जुलती होती है, उच्च स्तर की भाषा होती है। यह भाषा कंप्यूटर की आंतरिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंप्यूटर इसे समझ भी नहीं सकती, हम समझ सकते हैं। इसमें संख्या, अक्षर और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लाभ क्या क्या है? तो इस भाषा में लिखा सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किया जा सकता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा इस भाषा में लिखा हुआ जो सॉफ्टवेयर होता है वह विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में किए गए बदलाव के बिना प्रयोग में लाया जा सकता है। यह मशीन के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, मशीन कैसी है तो उसके प्रकार पर निर्भर नहीं करता। यह सीखने में आसान होती है और प्रोग्राम लिखना और पढ़ना सरल करता है। यह बोलचाल की भाषा से करीब होती है तथा इसमें त्रुटियां कम होती हैं। कमियां क्या क्या हैं? तो इसका प्रयोग पहले कंपाइलर, इंटरप्रेटर मशीन भाषा में बदलता है। तो जो कमियां हैं, जो उच्च भाषा है लेकिन मशीन भाषा मतलब कंप्यूटर जो है वो मशीन भाषा समझता है तो समझ ही नहीं पाएगा, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा इसको मशीनी भाषा में बदलना होता है। प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग इंटरप्रेटर और कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। तो जितनी भी भाषाएं होती हैं तो उनके लिए अलग अलग हमें कंपाइलर चाहिए पड़ेगा और अलग अलग इंटरप्रेटर चाहिए होता है, तो ये भी एक कमी है। इसका प्रकार क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय भाषा 3 प्रकार की होती है। पहली आती है प्रोसीजरल भाषा। यह भाषा में लिखे प्रोग्राम को निर्देश में एक क्रम लिखकर उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। तो प्रोसीजरल में भाषा में क्या होता है? जो भाषा होती है इसमें लिखे गए प्रोग्राम को निर्देश की एक क्रम लिखकर इसे क्रियान्वित किया जाता है, जैसे कि फोटोन, कोबोल, बेसिक, पास्कल और सी भाषा सब क्या होती हैं? प्रोसीजरल होती हैं, प्रोसीजरल भाषाएं होती हैं। दूसरी आती है नॉन प्रोसीजरल भाषा। यह क्यूरी लैंग्वेज पर आधारित होती है और यह चौथी पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है। जैसे क्या कहा जाता है? एक क्यूरी लैंग्वेज पर आधारित होती है और यह चौथी पीढ़ी की भाषा कहा जाता है नॉन प्रोसीजरल भाषा को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा। यह भाषा डाटा एवं फंक्शन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? जो डाटा होता है और फंक्शन होते हैं उनको एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लास कहा जाता है, जैसे क्या कहा जाता है? क्लास कहा जाता है और क्लास को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके उदाहरण कौन से हैं? C++, जावा, पाइथन, रूबी और सी, ये सब क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा होती है। इसमें भाषा डाटा और फंक्शन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे क्लास कहा जाता है और क्लास को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें C++, जावा, पाइथन, रूबी और सी भाषा इसके एग्जाम्पल हैं। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं। पहली आती है फोटॉन। फोटॉन का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने के लिए, जटिल गणनाएं करने के लिए किया जाता है। यह प्रथम उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है जिसका विकास 1957 में IBM कंपनी के जॉन बेकर ने किया था। 1966 में इसका मानकीकरण किया गया था। तो फोटॉन सबसे पहली भाषा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा सूत्र का या फिर जो गणितीय सूत्र होते हैं उनका आसानी से हल करने के लिए और जटिल गणनाओं करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह सबसे पहले उच्च स्तरीय भाषा है जिसको 1957 में जॉन बेकर्स द्वारा बनाया गया था और 1966 में इसका मानकीकरण किया गया। लोगो, इसका पूरा नाम होता है लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह भाषा का प्रयोग कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक्स के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। इसका विकास कंप्यूटर के सिमोर पेपर्ड के द्वारा किया गया था। तो लोगो क्या है? लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका प्रयोग बच्चों के लिए रेखा चित्र या ग्राफिक्स के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। इसका विकास अमेरिका के सिमोर पेपर्ड के द्वारा किया गया। कोबोल भाषा। इसका पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस भाषा का प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें कमांड और बॉक्स संरचना अंग्रेजी भाषा के समान होती है। इसमें क्या होती है, जो कमांड होती है वह या जो वाक्य होती है उसकी संरचना कैसे होती है, इंग्लिश भाषा के समान होती है। इसका विकास अमेरिका के ग्रेश हूपर के द्वारा किया गया था, कोबोल का। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि एक व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। इसके जो चित्र होते हैं, कमांड होते हैं, वाक्य होते हैं, वह अंग्रेजी भाषा में लिखे होते हैं या अंग्रेजी भाषा के समान होते हैं। इसे अमेरिका के ग्रेश हूपर के द्वारा बनाया गया था। बेसिक, इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शन कोड, जिसका प्रयोग वैज्ञानिकों और व्यावसायिक दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी सरलता के कारण इसका प्रयोग प्रशिक्षकों की भाषा की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसी कारण से इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। यह भाषा का विकास अधिक प्रयोग होने वाली एक लोकप्रिय और सरल कंप्यूटर भाषा में किया जाता है। इसका विकास 1964 में जॉन कैमेनी और थॉमस कुट्स द्वारा किया गया था। किसने बनाया था, जॉन कैमेनी और थॉमस कुट्स के द्वारा 1964 में बनाया गया था बेसिक को। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शन कोड। इसका प्रयोग वैज्ञानिक और व्यावसायिक दोनों स्तर पर किया जाता है। प्रशिक्षकों को या फिर जो लर्नर्स होते हैं उनको इस भाषा की अवधारणा स्पष्ट करने में सहायता होती है और यह हर भाषा का नींव का पत्थर साबित होती है। यह अधिक सरल होती है, इसलिए लोकप्रिय भी है। इसका विकास 1964 में जॉन कैमिनी और थॉमस कुट्स के द्वारा किया गया था। पास्कल, इस भाषा का विकास 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस रिथ द्वारा किया गया था। इस भाषा को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्रोसेसिंग के मूलभूत तत्वों से अवगत कराना था। इसमें SPT स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग टेक्निक की सुविधा दी जाती है। तो पास्कल क्या है, इसको 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस रिथ के द्वारा बनाया गया था। इस भाषा का विकास मुख्य रूप से छात्रों को प्रोग्रामिंग की मूलभूत तत्वों से अवगत कराना था और यह SPT स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग टेक्निक की सुविधा देता है। C, यह सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है, सामान्य उद्देश्य के लिए बनाई गई प्रोग्रामिंग भाषा। C का विकास उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य से किया गया है। तो जो उच्च स्तरीय भाषा है उसमें असेंबली भाषा के कुछ लक्षणों को डालने के लिए, क्षमता डालने के लिए बनाया गया है। इसका डिज़ाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में भी किया जाता है। इसका विकास 1972 में डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम के द्वारा किया गया था। तो सी क्या है, सी लैंग्वेज यह सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि सी का विकास एक उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के लिए किया गया था। इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हुआ है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में भी किया जाता है। इसका विकास 1972 में डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम के द्वारा किया गया था। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि यह भाषा संक्षिप्त सशक्त होती है और यह एक कठिन भाषा है जिसका विकास 1983 में वर्जनी स्टॉर्स्टप ने किया था। कौन सी है, C++। यह क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको हाल ही में जिसकी भाषा क्या है, हालांकि बहुत संक्षिप्त है, सशक्त है और एक कठिन भाषा भी है C++। इसका विकास 1983 में वर्जनी स्टॉर्स्टप के द्वारा किया गया था। फिर आता है जावा। यह C++ की तरह ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, किंतु इसकी अपेक्षा छोटी और सरल होती है। इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। इसका विकास सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स ग्रासलिंग द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग एनिमेशन,
गेम आदि के विकास में, इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता उत्पादों जैसे कि टीवी, टेलीफोन आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जावा क्या है? C++ की तरह ही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, लेकिन उससे सरल और छोटी है। इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट आधारित जो प्रोग्रामिंग क्षेत्र होता है उसमें किया जाता है। इसको सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गासलिंग के द्वारा इसका प्रयोग या निर्माण किया गया था, विकास किया गया था। इसका प्रयोग एनिमेशन के लिए, गेम्स को विकास करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता जैसे कि टीवी, टेलीफोन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्गोल, इसका पूरा नाम होता है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जटिल बीजगणितीय गणना एवं इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है। एल्गोल का प्रयोग, तो एल्गोल का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। इसका प्रयोग जटिल बीजगणितीय गणनाओं और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोलॉग, इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसका विकास 1972 में फ्रांस में किया गया था। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क की प्रधानता दी जाती है। इसे कृत्रिम बुद्धि और तार्किक प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है। तो प्रोलॉग क्या है? इसे प्रोग्रामिंग इन लॉजिक कहा जाता है। 1972 में फ्रांस के द्वारा बनाया गया था। यह सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए तर्क पर प्रधानता दी गई थी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तार्किक प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग। C#, यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया था। तो C# क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया था। यह भाषा यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ECMA तथा ISO के मानकों द्वारा मान्यता प्रदत्त है। C# क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया था। यह भाषा यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन तथा ISO के मानकों द्वारा मान्यता प्रदत्त है। RPG, इसका फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। यह एक सरल भाषा है जिसका प्रयोग छोटे व्यावसायिक कंप्यूटर में रिपोर्ट को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इस भाषा का विकास IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, यह एक सरल भाषा है जिसका प्रयोग छोटे व्यावसायिक कंप्यूटर में रिपोर्ट को आउटलुक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इस भाषा का विकास IBM कंपनी द्वारा किया गया था। लिस्प, इसका पूरा नाम होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। यह एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग गैर सांख्यिकीय डाटा को प्रोसेसिंग में किया जाता है। जो गैर सांख्यिकीय डाटा है उसकी प्रोसेसिंग में इसका प्रयोग किया जाता है लिस्प का। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है। इसका विकास 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया था। तो लिस्प क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक फंक्शनल प्रोसेसिंग भाषा है जिसका प्रयोग गैर सांख्यिकीय डाटा की प्रोसेसिंग करने में किया जाता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयुक्त सर्वलोकप्रिय भाषा है जिसका विकास 1959 में जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था। चौथी पीढ़ी की भाषा। चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा एक डोमेन आधारित भाषा है। इस पीढ़ी का प्रयोग वेब आधारित संरचना के विकास तथा डेटाबेस प्रबंधन आदि में किया जाता है। उदाहरण के लिए SQL, जावास्क्रिप्ट और माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज आदि सब क्या हैं? चौथी इस पीढ़ी की भाषा है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है? तो यह एक डोमेन आधारित भाषाएं होती हैं। इसका प्रयोग वेब आधारित जितने भी संरचना होती है उनके विकास करने में, डेटाबेस प्रबंधन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आता है SQL और माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। पांचवी पीढ़ी की भाषा। पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में किसी
समस्या के समाधान के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग न कर समस्या के समाधान में आने वाली बाधाओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाली तार्किक अवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। पांचवी पीढ़ी की भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तार्किक प्रोग्रामिंग में किया जाता है। लिस्प और प्रोलॉग पांचवी पीढ़ी की भाषा के ही उदाहरण है। तो लिस्प मतलब जो पांचवी पीढ़ी की भाषा, इसमें क्या होता है, तो यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कोई भी समस्या के समाधान के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग ना करके बल्कि उन समस्याओं के समाधान के लिए उनमें आने वाली बाधाओं को और उनसे उत्पन्न होने वाली तार्किक अवस्थाओं का उपयोग किया जाता है। पांचवी पीढ़ी की भाषा का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता तार्किक प्रोग्रामिंग में किया जाता है। लिस्प और प्रोलॉग पांचवें स्तर की भाषा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये क्या होते हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में अनुवादित करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, एक असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, तो यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में अनुवादित करते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या होते हैं, तो यह ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। तो ये क्या होते हैं, असेंबलर, जो असेंबली भाषा को या फिर जो निम्न स्तरीय भाषा होती है उसके लिखे गए प्रोग्राम होते हैं उनको मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। असेंबलर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जो असेंबलर है उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वह कंप्यूटर निर्माता कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रत्येक प्रोसेसर का असेंबलर प्रोग्राम अलग अलग होता है। यह सॉफ्टवेयर असेंबली भाषा के लिखे गए प्रोग्राम के सोर्स कोड को मशीनी या फिर ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। तो असेंबलर क्या होता है, तो यह असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है। इसका प्रयोग या फिर जो कौन उपलब्ध कराता है, तो जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है वो उपलब्ध कराती हैं। अलग अलग प्रोसेसर का अलग अलग असेंबलर प्रोग्रामर होता है और इसमें जो सॉफ्टवेयर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम सोर्स कोड को क्या करता है, मशीनी भाषा के ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। कंपाइलर, यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में या निम्न स्तरीय की भाषा में परिवर्तित करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही अनुवादित कर देता है। यह प्रोग्राम सभी गलतियों को उनके लाइन के क्रम के एक साथ समुचित करता है तथा जब सभी गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के प्रत्येक निर्देश को मशीनी भाषा निर्देश में संकलित करता है। यह पूरे सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में बदलकर उनमें मेमोरी में स्टोर करता है परंतु उन्हें क्रियान्वित नहीं करता। देखो कंपाइलर क्या होता है, तो जो उच्च स्तरीय भाषा है उसको निम्न स्तरीय भाषा में या मशीनी भाषा में चेंज कर देता है। पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित कर देता है, लेकिन कोई गलती आ जाती है लाइन के क्रम में तो उन्हें समुचित कर मतलब उन्हें सूचित करता है, एक साथ सूचित करता है और जब गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के प्रत्येक निर्देश को मशीनी भाषा में निर्देश में चेंज कर देता है और कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के जो सोर्स प्रोग्राम होते हैं उनको ऑब्जेक्ट कोड में बदलकर उन्हें मेमोरी में स्टोर करता है लेकिन उन्हें क्रियान्वित नहीं करता। इंटरप्रेटर, यह सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करके उनका क्रियान्वयन करता है। कौन, इंटरप्रेटर। ये क्या करता है, जो उच्च स्तरीय भाषा है उसको मशीनी भाषा में चेंज करके उसे क्रियान्वित करता है। यह प्रोग्राम में एक लाइन का मशीनी भाषा में अनुवाद करने के पश्चात उसे क्रियान्वित करता है। मतलब ये क्या करता है, एक एक लाइन को अनुवादित करता है। यदि संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसे समय उसको इंगित करता है, मतलब उसी समय बता देगा ये इस लाइन में प्रॉब्लम है। यह कंपाइलर की अपेक्षा आसानी से प्रोग्राम की गलतियों को एक एक लाइन में अंकित करता है। तो कंपाइलर क्या करता था, वो एक साथ सारी गलतियां बताता है, लेकिन इंटरप्रेटर हर बार हर एक गलती को अलग अलग बताता है, तो अलग अलग लाइन में इसको अंकित किया जा सकता है।
देखते हैं हम इंटरप्रेटर क्या होता है। यह उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। यह एक लाइन का मशीनी भाषा में अनुवाद करने के पश्चात उसे क्रियान्वित करता है। यदि संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसी समय इसको इंकित कर देता है। इसमें कंपाइलर की अपेक्षा आसानी से गलतियां हमें हर लाइन में अंकित की जा सकती हैं। उच्च स्तरीय भाषा को इंटरप्रेटर क्या करता है, निम्न स्तरीय भाषा में बदल देता है और प्रोग्राम का क्रियान्वयन भी करता है। अब आते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन का अनुवादित करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करके सभी गलतियों को एक साथ बताता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करके उसकी गलतियां बताता है तथा उस दोष के दूर हो जाने पर वह आगे बढ़ता है। कंपाइलर प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है पर उसे क्रियान्वित नहीं कराता, लेकिन इंटरप्रेटर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और उसे क्रियान्वित भी कराता है। कंपाइलर का आउटपुट मशीनी भाषा का ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है और जो इंटरप्रेटर है उसका आउटपुट सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। तो सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन का परिणाम होता है इंटरप्रेटर का आउटपुट। कंपाइलर एक बार अनुवाद हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित कराने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खुद ही कंपाइलर नहीं कराता, क्रियान्वित नहीं कराता कंपाइलर। और जो इंटरप्रेटर होता है इसमें प्रोग्रामों को क्रियान्वित कराने के लिए सॉफ्टवेयर को प्रत्येक बार इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है तथा हर बार इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइलर में अशुद्धियों को हटाने में धीमा होता है क्योंकि सारी गलतियों को एक साथ बता रहा है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वह अशुद्धियों को हटाने के लिए तीव्र होता है। कंपाइलर संपादन में कम समय लेता है, लेकिन इंटरप्रेटर अधिक समय लेता है। देखते हैं हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फिर से अंतर। कंपाइलर एक साथ पूरे को अनुवादित कर देगा, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को अनुवादित करता है। कंपाइलर मशीनी भाषा में परिवर्तित करके सारी गलतियों को एक साथ बताता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक गलती को एक एक लाइन में एक एक गलती को बताता है फिर आगे बढ़ता है। कंपाइलर मशीनी भाषा से में परिवर्तित करने के बाद उसे क्रियान्वित नहीं कराता, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वह प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है फिर क्रियान्वयन कराता है। कंपाइलर का जो आउटपुट होता है वह मशीनी भाषा का ऑब्जेक्ट कोड होता है, लेकिन इंटरप्रेटर का जो आउटपुट होता है वह सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। कंपाइलर एक बार अनुवाद हो जाने के बाद कंप्यूटर या प्रोग्राम का क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है इसके क्रियान्वयन के बाद सॉफ्टवेयर को प्रत्येक बार इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है और इंटरप्रेटर की ज़रूरत हर बार होती है। कंपाइलर अशुद्धियों को हटाने में धीमा होता है, लेकिन इंटरप्रेटर तेज़ी से अशुद्धियों को हटा देता है। कंपाइलर संपादन में कम समय लेता है, लेकिन इंटरप्रेटर संपादन में अधिक समय लेता है। अब आते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की तुलना करते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या समान है, इनकी तुलना। पहले आता है असेंबलर, दूसरा आता है कंपाइलर और तीसरा आता है इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है, यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है। कंपाइलर यह उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। इंटरप्रेटर यह भी उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। असेंबलर यह प्रोग्रामों को चरणों में स्कैन करता है। कंपाइलर यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है। इंटरप्रेटर यह एक एक लाइन करके प्रोग्राम को स्कैन करता है। असेंबलर यह चरणों में गलतियों को बताता है, चरणों में बताता है। कंपाइलर यह पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद गलतियों को बताता है। इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके गलतियों को बताता है। असेंबलर यह सोर्स कोड को स्कैन करने में कम समय लेता है। कंपाइलर यह सोर्स कोड को एनालाइज करने में अधिक समय लेता है और इंटरप्रेटर यह किसी भी सोर्स को एनालाइज करने में अधिक समय लगाता है, किंतु प्रोसेस जल्दी क्रियान्वित करता है। मतलब एनालाइज करने में तो अधिक समय लेता है, लेकिन उसे प्रोसेस करने में कम समय लेता है, जल्दी कर देता है। असेंबलर सबसे ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। कंपाइलर इसको मेमोरी स्पेस की आवश्यकता जरूर ज़्यादा होती है और इंटरप्रेटर इसे भी ज़्यादा मेमोरी स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। इनकी तुलना देखते हैं। तो असेंबलर
मशीनी भाषा को, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है कंपाइलर, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय में, और इंटरप्रेटर भी उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तर में चेंज करता है। असेंबलर प्रोग्रामों को चरणों में स्कैन करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके प्रोग्राम को स्कैन करता है। असेंबलर चरणों में गलतियों को बताता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद गलती को बताता है, लेकिन इंटरप्रेटर यह एक एक लाइन में एक एक गलतियों को बताता है। असेंबलर यह सोर्स कोड को स्कैन करने में मदद या कम समय लेता है, कंपाइलर यह सोर्स कोड को एनालाइज करने में अधिक समय लेता है, इंटरप्रेटर इसे भी सोर्स कोड को एनालाइज करने में अधिक समय लगता है, किंतु प्रोसेस जल्दी क्रियान्वित करता है। असेंबलर इसमें ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंपाइलर इसमें मेमोरी स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इंटरप्रेटर इसमें भी ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।